बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम तलबा और तालबात। आज मैं आपके साथ जो सबक शेयर करने जा रही हूँ वो जमात दाहम का है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, और इसके मुसन्निफ़ हैं सजाद हैदर यलदरम। सबसे पहले हम तारुफ़ मुसन्निफ़ करेंगे, क्योंकि तारुफ़ मुसन्निफ़ में से मारूज़ी सवालात भी आ जाते हैं, मौज़ूई हिस्से में से भी सवाल आ जाता है कि आप मुसन्निफ़ का तर्ज़ तहरीर बयान करें, सजाद हैदर यलदरम का, या सजाद हैदर यलदरम की 4 तसानीफ़ को बयान करें। तो इसलिए आपने जिस वक्त नसर पारे की तशरीह करेंगी वहाँ पे भी हवाला मुसन्निफ़ की ज़रूरत है, मारूज़ी हिस्से में भी आपको हवाला मुसन्निफ़ और हवाला शायर की ज़रूरत है, और इसके अलावा 2-2 नंबर के सवालात भी आ सकते हैं। जी, सजाद हैदर यलदरम के जद अमजद वस्त एशिया से हिंदुस्तान आए। जद अमजद कहते हैं बुजुर्ग, वस्त एशिया से हिंदुस्तान आए और 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने की पादाश में उनसे जागीरें छीन ली गई। यानी ज़मीनों के मालिक थे जागीरें, लेकिन 1857 की जंग आज़ादी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी गई और जिसमें बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी ताजदार बादशाह थे, मुगलिया बादशाह थे, तो उसमें क्योंकि उन्होंने उनका साथ दिया तो अंग्रेज़ों ने आपसे आपकी तमाम ज़मीनें जो हैं इस जुर्म की पादाश में छीन ली। तो वो मुलाजमत की तरफ आ गए और यलदरम यूपी के एक कस्बे ज़िला बंजौर में पैदा हुए। इनका बचपन बनारस में गुजरा और इब्तदाई तालीम भी आपने वहीं हासिल की। आपने अलीगढ़ से बीए किया और इसके साथ ही ज़ाती शौक़, यानी आपका अपना ज़ाती शौक़ था, आपने तुर्की ज़बान सीखी और बगदाद के बरतानवी कौंसल खाने में तर्जुमान के तौर पर काम करने लगे। अब आपको उर्दू ज़बान और अदब का भी आपने क्योंकि मताला किया तो आपको उसके ऊपर भी अबूर हासिल हो गया। अब अगर हम देखेंगे सजाद हैदर यलदरम का तर्ज तहरीर कैसा था, तो आप मुतरज्जिम और शायर थे। मुतरज्जिम तर्जुमा करने वाले, अफसाना नवीसी और तुर्की ज़बान से उर्दू में तराजुम भी आपने किए। असल में आपको तुर्की ज़बान से उर्दू में तराजुम की वजह से शोहरत मिली और इनके अफसानों के बेशतर ख्यालात मौज़ूआत तुर्की अदब से माखूज हैं या निकले हुए हैं। ख्यालिस्तान इनके अफसानों का मजमुआ है, इसमें रुमानियत यानी इश्क व मोहब्बत का रंग भी नज़र आता है, और इसके अलावा इनकी इंशा परदाजी यानी मजमून नवीसी की हिस्स भी काबिले दाद है। अब हम सबक की तरफ आते हैं कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। इसमें मुसन्निफ़ बड़ी खूबसूरती से आपने ये टाइटल दिया है कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। इसके तदरीसी मकासद कुछ यूँ हैं कि माशरे में मुख्तलिफ़ अफराद के गलत रवैयों की निशानदेही की गई है, दोस्ती के मस्बत पहलू भी बताए गए हैं और मनफी पहलू भी उजागर किए गए। और वक्त दौलत है, इसकी कदर कीमत से वाकफियत दिलाना, यलदरम के ज़बान बयान से आपको आगाह करना। अच्छा जी, अब हम आते हैं सबक की तरफ। और कोई तलब अपनाए ज़माना से नहीं, मुझ पे ऐसा जो ना करते तो ये ऐसा होता। एक दिन मैं दिल्ली की चांदनी चौक में से गुजर रहा था कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी जो बड़े मौसर तरीके से यानी अच्छे तरीके से अपनी हालत ज़ार यानी अपना दुखड़ा बयान कर रहा था। 2 मिनट या 3 मिनट के वक्फे के बाद ये दर्द भरी आवाज़ दोबारा उभरती थी और कुछ अल्फाज थे जो कि उसने याद किए हुए थे और वो बार बार दोहराता था। उसका कद लंबा था, जिस्म मोटा ताज़ा, चेहरा खूबसूरत था, लेकिन बदमाशी और बेहयाई ने इसकी सूरत मस्त कर दी थी, बिगड़ गई थी। और ये सदा वो लगा रहा था। सदा क्या थी? ए भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो, मैं आफत का मारा हूँ, मुसीबत का मारा, 7 बच्चों का बाप हूँ और अब रोटियों का मोहताज हूँ। अपनी मुसीबत एक एक से कहता हूँ, मैं भीख नहीं मांगता, मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन को चला जाऊँ, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर भी नहीं पहुँचाता। भाई मुसलमानों, मैं गरीबुल वतन हूँ, परदेसी हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं, और ए खुदा के बंदो मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ। फ़कीर तो ये कहता हुआ और इस जिस पर इसका किस्से का असर हुआ, इनकी खैरात लेता हुआ आगे बढ़ता गया। लेकिन मुसन्निफ़ कहते हैं कि मेरे दिल में चंद ख़यालात पैदा हुए। मैंने इसकी हालत को अपनी हालत के साथ मुकाबला किया तो मुझे खुद ताज्जुब हुआ, हैरत हुई कि मैंने उसे कुछ बातों में अपने से बेहतर पाया। तो वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि वो मुफ्तखोरी से दिन गुजारता है बग़ैर पैसों के,
मैंने तालीम पाई है, वो जाहिल है। मैं अच्छे लिबास में रहता हूँ, वो फटे पुराने कपड़े पहनता है। बस यहाँ तक मैं इससे बेहतर हूँ, आगे बढ़कर उसकी हालत मुझसे अच्छी है। इसकी सेहत पर मुझे रश्क आता है, मैं दिन रात फिक्र में गुजारता हूँ, वो इत्मीनान से ज़िंदगी बसर करता है। और इसके अलावा उसके चेहरे से बशाशत नुमाया थी, खुशी, ताजगी। बड़ी देर तक गौर करता रहा कि इसकी ये काबिल रश्क हालत किस वजह से है। तो फिर मैंने सोचा, जिसे वो मुसीबत ख्याल करता है वही उसके हक में नेमत है। वो हसरत से कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, और मैं हसरत से कहता हूँ कि मेरे इतने दोस्त हैं, इसका कोई दोस्त नहीं। अगर ये सच है तो इसे मुबारकबाद देनी चाहिए। मैं अपने दिल में ये बातें करता हुआ मकान पर आया। कैसा खुशकिस्मत आदमी है, कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं। ऐ खुश नसीब शख्स, यही तो तू मुझसे बढ़ गया है। लेकिन यहाँ क्या इसका ये कॉल सही भी है? यानी असल में इसका कोई दोस्त नहीं जो मेरे दोस्तों की तरह इसे दिन भर में 5 मिनट की भी फुर्सत ना दे। मैं अपने मजमून को लिखने की कोशिश करता हूँ अपने घर पर, मगर खबर नहीं मेरा ज़रा सा भी वक्त ऐसा मिले कि मैं अपने ख्यालात को जमा कर सकूं, और जब कलम बंद करने लगूं तो फ़ौरन मेरा कोई दोस्त आ जाए जो मुझसे पैसे मांगे या कोई और ख्वाहिश करे। भाईजान देखो, पुरानी दोस्ती का वास्ता देता हूँ, मुझे इस वक्त ज़रूरत है, थोड़ा सा रुपया या कर्ज दो। क्या इसके अहबाब या दोस्त वक्त बे वक्त इसकी दावतों और जलसों में आते हैं? नहीं, इसे नींद के झोंके आते हैं, मगर यार दोस्तों का मजमा जो किस्से पर किस्से और लतीफ़े पे लतीफ़े कह रहे हैं, उठने का नाम नहीं लेते। और उनके खतूत भी आते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। अगर इन सब बातों से वो आज़ाद है तो कोई ताज्जुब नहीं कि वो हट्टा कट्टा है, तंदुरुस्त है, फिर तो उसे कोई फिक्र ही नहीं। या अल्लाह, क्या इस पर भी वो शुक्र अदा नहीं करता? खुदा जाने वो कौन सी नेमत चाहता है। लोग कहेंगे इस शख्स के कैसे बेहुदा ख्यालात हैं। बगैर दोस्तों की ज़िंदगी दोबर होती है, मुश्किल होती है, और ये इनसे भागता है। मगर मैं दोस्तों को बुरा नहीं कहता, मैं जानता हूँ वो मुझे खुशी करने के लिए ही मेरे पास आते हैं। मेरी खैर तलब है, मगर अमली नतीजा ये है कि अहबाब का इरादा होता है मुझे फ़ायदा पहुंचाने का, हो जाता है मुझे नुकसान। कैसे? इस तरह से कि मसलन मेरे दोस्त अहमद मिर्ज़ा, जिन्हें मैं बड़बड़िया दोस्त कहता हूँ, बग़ैर सोचे समझे बात करते हैं, निहायत माकूल आदमी है। मेरी उनकी दोस्ती बड़ी पुरानी है, बेतकल्लुफ़ी भी है। लेकिन होता यूँ है कि जिस वक्त वो आते हैं तो चीज़ों को ऐसे उलट पुलट कर देते हैं जैसे भौचाल आ गया, जलजला आ गया, कोई आ रहा है, क़यामत नहीं। इनकी आने की मुझे दूर से खबर हो जाती है, और फिर उसके बाद जो कुछ लिखा जा रहा होता है वो सब ख़त्म हो जाता है। वो फ़ौरन चीखना शुरू कर देते हैं। कमबख्त को अपनी सेहत का भी कुछ ख्याल नहीं। नौकर को मुखातिब होकर, खैराती, कब से काम कर रहे हो? बड़ी देर से। तौबा तौबा। अच्छा बस 1 मिनट इनके पास बैठूंगा, मुझे खुद जाना है। छत पर होंगे ना, मैं पहले ही समझता था। ये कहते हुए वो ऊपर आते हैं, दरवाज़ा ज़ोर से खोलते हैं, गोया कोई गोला आ गया हो, आंधी की तरह। हा हा, आखिर तुम्हें मैंने पकड़ लिया, मगर देखो मेरी वजह से अपना लिखना मत बंद करना। मैं तुम्हारा हर्ज नहीं करने आया, खुदा की पनाह। किस कदर लिख डाला है, तबीयत तो अच्छी है, मैं तो सिर्फ पूछने आया था। वल्लाह मुझे किस कदर खुशी होती है। मेरे दोस्तों में एक ऐसा शख्स है जो मजमून निकाल के लक़ब से पुकारा जाता है। लो अब जाता हूँ, मैं बैठूंगा नहीं, 1 मिनट ठहरने का नहीं। उसके बाद चले जाते हैं और मेरे तमाम ख्यालात तितर बितर हो जाते हैं। फिर उसके बाद मेरे एक और दोस्त मोहम्मद तहसीन है, बाल बच्चों वाले हैं, हर वक्त उन्हीं की फ़िक्र रहती है। उनकी बात का आगाज़ उन्हीं के बीवी बच्चों के मसाइल से शुरू होता है और उन्हीं पे ख़त्म होता है। अदब से उनका कोई ताल्लुक़ या लगाव नहीं। मैं अगर उनसे ये कह दूँ कि आज मौसम अच्छा है तो कहते हैं हाँ मौसम ठीक नहीं है। मेरे छोटे बच्चे को बुखार आ गया है, दरमियानी बेटी खांसी में मुब्तला हो गई है। उनकी गुफ्तगू भी अपने बीवी बच्चों की बीमारी से शुरू होती है और उन्हीं के मसाइल पे ख़त्म होती है। इस तरह मेरे एक मुकदमेबाज दोस्त हैं जिन्हें रियासत के झगड़ों और इन मुकदमात का जिक्र करते हैं। और सलीमपुर, फिर इस तरह ऐसे हुआ कि उम्रा के शायान शान एक मरतबा मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और ज़िद से मुझे सलीमपुर ले गए और कहा कि बहुत थक गए हो, देहात चलो, वहाँ माहौल अच्छा है, आराम से लिख सकोगे।
चला गया उनके कहने पे। बहुत आलीशान कोठी थी, बहुत अच्छी जगह पे मुझे कमरा दिया गया, खाना बहुत अच्छा, और फिर मुझे कहा गया कि अब तुम यहाँ लिख सकते हो। लेकिन हुआ ये कि अभी मैं कमरे में आया ही था, मेज़ बड़ी अच्छी खूबसूरत सजी हुई थी, कीमती सामान पड़ा हुआ था कि आवाज़ आई कि आए नीचे नाश्ता कर ले, और मैं फिर फ़ौरन नीचे आ गया। इसके बाद मुझसे कहा गया कि आपने घूमने फिरने के लिए भी हमारे साथ चलना है। गाड़ी तैयार की गई, मुझे उसमें बिठाया गया और फिर मुझे घूमने फिरने के लिए ले जाया गया। वापस कमरे में आया तो बहुत थक चुका था, काम करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, एक सफ़ा भी ना लिख पाया, जो लिखा वो भी बेरब्त और बेतसलसल। तो शाकिर साहब ने ये फ़िक्रे तो शाकिर साहब ने किसी दोस्त से कहे हैं जो अभी उनसे मिलने आया। मैं मसरूफियत में इन्हें ही लिख गया। हाँ, तो काट के फ़िक्रा दुरुस्त करना चाहिए, और जिसकी कदर अभी तक मुल्क और कौम को मालूम ना हुई हो। बाहर कोई दरवाज़ा खटखटाता है, कौन है? मैं हूँ शबन, सरकार ने कहा है आपको तकलीफ़ ना हो तो ज़रा नीचे आए, कोई साहब आए हुए हैं, आपसे मिलाना चाहते हैं। बादले ना ख्वास्ता, ना चाहते हुए भी नीचे चला गया। अब शाकिर साहब के दोस्त राजा तालिब अली जो थे वो आए हुए थे, इनसे मेरा तारुफ कराया गया और मुझे अपनी हालत ऐसी ही महसूस हो रही थी जैसे किसी मेज़बान ने हाल ही में कोई अरबी घोड़ा ख़रीदा हो और अस्तबल में रखा हुआ हो, और बड़ा महंगा घोड़ा हो और वो हर किसी को दिखाना चाह रहा हो। अब मैं वाकई ही मेरी तबीयत उचाट हो गई, लेकिन क्या करता। फिर दरवाज़ा खटका और क्या कहा गया कि हजूर सरकार आपका इंतज़ार कर रहे हैं, खाना ठंडा हो जाता है। अब मैं खाने के लिए फिर मुझे जाना पड़ा, फिर गाड़ी तैयार थी सैर के लिए, और यूं मैं एक लम्हे के लिए कुछ भी ना लिख सका। तो कहते हैं कि मैं फ़ौरन नीचे जाता हूं तो पहला फ़िक्रा मेज़बान साहब कहते हैं वो होता है, आज तो दस्ते के दस्ते लिख डाले होंगे। मैं सच्ची बात कहूं कि कुछ भी नहीं लिखा। वो तो हंस के जवाब देते हैं, आखिर इस कदर कसरे नफसी की क्या ज़रूरत है? खुदा के वास्ते झूठी न खाइए कसमें, मुझे यकीन हुआ और मुझको एतबार आया। वो समझ रहे थे कि मैं पता नहीं कितना कुछ लिख चुका हूँ, हालांकि उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि अदब से वाबस्ता लोगों को खामोशी, तन्हाई, रब्त और तसलसल चाहिए। तो यूँ मैं मजबूर हूँ कि इस अजीज़ मेहरबान दोस्त को भी छोड़ दूँगा। अब तो मैंने आपको ज़रा तफसील से कुछ दोस्तों का हाल बयान किया है, लेकिन एक साहब हैं जो मुझसे कभी नहीं मिलते, लेकिन जब आते हैं इनका मतलब समझ जाता हूँ, कर्ज़ा लेने के लिए आते हैं। एक हैं जो हर वक्त अपना हाल अहवाल बयान करते हैं या सवालात की बौछार शुरू कर देते हैं, और जब उनसे बात करो तो ख़ुद अखबार पढ़ने लगते हैं या गाने गुनगुनाने लगते हैं। ये सब मेरी अनायत फरमा और खैर तलब है, मगर अपनी तबीयत को क्या करूँ? साफ साफ कहता हूँ, इनमें से हर एक से कह सकता हूँ, मुझ पे एहसान जो न करते तो ये एहसान होता। यानी अगर तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त ना होते तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई मेरे पे एहसान होता, क्योंकि मैं अदब से अपने इस शौक़ को तुम्हारी दोस्ती की वजह से पूरा नहीं कर सकता। तो ये अज़ीज़ तलबा और तालिबात आपका सबक था, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही और वो आप समझना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।